फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि जब एक किसान या एक बहुत मामूली घर का व्यक्ति अपनी माँ के पास आता और कहता है कि अम्मा खुश हो जाओ, तो हार पोता कलेक्टर हो गया है। वो खुशी कैसे होती है जो पिछड़े इलाके होते हैं, और क्योंकि आज के ज़माने में जो काफ़ी पिछड़े इलाके होते हैं वहाँ से IAS जैसे एग्जामिनेशन को बीट करना, लेकिन सौरभ सिन्हा ने वो किया, झारखंड के रहने वाले दुमका से। आज समझ जाते हैं वहाँ हालात कैसे मतलब मौजूद है। सिन्हा जी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, धन्यवाद। IAS एग्जामिनेशन वो भी 49वीं पोजीशन पाना मजाक नहीं होता। लेकिन सर ये बताइए कि आप दुमका से आए हैं और दुमका एक काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, तमाम दिक्कतें हैं। जी जी। उन दिक्कतों से उभर करके आप IAS बनने का ख्वाब आपको कैसे आया? एक्चुअली जो IAS का सपना था वो मैंने अपने कॉलेज के समय में देखा था। मैं जब कॉलेज में था तो एक सोसाइटी होता है NSS, नेशनल सर्विस स्कीम। सो उसमें हमारा काम होता था कि हम गांव-गांव जाएं, वहाँ के बच्चों को पढ़ाएं, वहाँ के हालातों को समझें और कुछ कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए। सो वहाँ पर जब मैंने देखा कि इतनी गरीबियाँ हैं, लोग जो हम लोग अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लाइक पानी है, बिजली है और टॉयलेट है, और वहाँ पर कुछ नहीं था बिल्कुल, लोग वैसे रह रहे थे। सो वहाँ का माहौल में मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। सो वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि IAS का सपना देखना मैंने स्टार्ट किया, और फिर साल दर साल थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन अल्टीमेटली आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे सक्सेसफुल मिला। कॉलेज की बात आप कर रहे हैं, मतलब 12th की बात कर रहे हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन? आफ्टर 12th। आफ्टर 12th। जी जी। ये पहला अटेम्प्ट था आपका? नहीं, मेरा चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट, मतलब 3 बार आप कामयाब हो नहीं पाए या फिर आपने छोड़ दिया? अलाइड में आगे कैसे 3 बार क्या रिजल्ट रहा? मेरा तीनों अटेम्प्ट में कोई रैंक नहीं आया था, फाइनल लिस्ट में कभी नहीं आए थे। ये पहली बार है जब मुझे। चौथी बार आए तो वही 50 के ऊपर। जी जी। लेकिन सर अब जाहिर सी बात है, आप एक तरीके से प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं हमारे युवाओं के लिए। कैसे गाइड करें? बहुत से लड़के हैं IAS बनने की कोशिश करते नहीं बन पाते हैं, कुछ उनसे चूक हो जाती है। 3 बार आप चूके जी, उस चूक से आपने क्या सीखा? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखा है वो ये एग्ज़ाम परसिवियरेंस आपका टेस्ट करता है, आपका पेशेंस। सो आप किसी भी मुश्किलों से गुजर रहे हो, आपका रैंक आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय है कि मुझे करना है, तो वो ये एग्जामिनेशन ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इट टेस्ट्स योर परसिवियरेंस टू द कोर। सो अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ और एकदम पेशेंस के साथ डिस्पाइट फेसिंग फेलियर्स अगर लगा हुआ है, देन आई थिंक दैट वन डे ही और शी विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। मैं अगर कहूँ किस्मत, मेहनत, स्ट्रेटजी, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 100 में से कितनी क्या क्या परसेंटेज आप चुनते हैं? किस्मत की क्या परसेंटेज होगी, डेडिकेशन या मेहनत की कितनी परसेंटेज, प्लस स्ट्रेटजी की कितनी परसेंटेज होती है? मैं स्ट्रेटजी और मेहनत को लगभग समान स्तर पे रखूँगा। ओके। मेरे ख्याल से अगर 45% मेहनत है तो 45% स्ट्रेटजी भी है, बिकॉज अगर आप मेहनत कर रहे हैं बिना स्ट्रेटजी के सो अल्टीमेटली आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। राइट। सो इन दोनों का जो सामंजस्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 45% टू 45% और 10% जो बच जाता है वो लक, वो किस्मत। अच्छा, आपने IIT किया जी, खड़गपुर से, फिर M.Tech किया आपने जी। उसके बाद आप, क्योंकि इस वाले इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था। आपके फादर हेड क्लर्क हैं। जी जी। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा आपके पास होता। तो आप जब भी तैयारी कर रहे थे 3 बार आप मिस कर गए, उसके बाद कभी सोचा आपने कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए, हो तो पा नहीं रहा है, वक्त भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है? तो पहले ये जानना चाहते हैं कि हौसला टूटा तो फिर बांधा किसने? माँ बाप का क्या रोल रहा उसमें? सर ऐसा अगर मैं कहूँ तो ये कहना गलत होगा कि हौसला कभी नहीं टूटा था। ओके। कईयों बार टूटा था, बार टूटा था। जब आप फेल करते हो, आप देखते हो कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आपके पेरेंट्स मायूस होते हैं, आपके फ्रेंड्स मायूस होते हैं। सो ऐसा कहना बहुत गलत होगा कि हौसला नहीं टूटा था, लेकिन मन में था कि एक ब्रेक लेके फिर से वापस आएंगे। अच्छा। जब आप एक कैटापुल्ट जिसको बोलते हैं, गुलेल जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी अगर लॉन्च करना है आपको किसी पत्थर को, पीछे आना पड़ता है। तो मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैं पीछे आ रहा हूँ तो इस वजह से पीछे नहीं आ रहा हूँ कि मैं पीछे हट चुका हूँ, मैं इस वजह से पीछे आ रहा हूँ कि मुझे अभी और आगे जाना है। जब आप तैयारी कर रहे हो तो IAS की, तो कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं इसलिए कोचिंग इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आप खुद एक कोचिंग में जी पढ़ाते हैं, जेई जिनको बीट करना होता है वो आपसे क्लासेस लेते हैं। जी। तो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि बतौर टीचर, नारायणा में शायद आप पढ़ाते हैं, जी जी, तो बतौर टीचर आपका क्या इम्पैक्ट रहा और आपने क्या उसमें रीड किया बच्चों को? क्या उनसे आपने कुछ सीखा कि आप सिर्फ उनको सिखाते ही रहे?
नहीं नहीं, बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के बच्चे हमारे एक अलग जनरेशन से आते हैं, एक अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एक अलग टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं। सो आज के बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं हमें, और मैं हर बार जब क्लास में जाता हूँ तो सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी अपने आप को एज ए टीचर लेके नहीं जाता हूँ, मैं हमेशा एज ए स्टूडेंट लेके जाता हूँ कि कोई भी हो, मेरे से कितना भी छोटा हो, ही और शी हैज़ अ पोटेंशियल टू टीच मी समथिंग अबाउट लाइफ। ओके। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पर मैं ट्रूली मूव कर गया बाय द वर्ड्स ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो। व्हेन आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद देम, मुझे लगता था कि नहीं, इस बच्चे ने जो मुझे कहा, दैट इज़ समथिंग विच हैज़ ट्रूली मूव्ड मी। तो आप कितने वक्त से पढ़ा रहे हैं नारायणा कोचिंग में? नारायणा में 2 साल लगभग होने हैं। मतलब आप जब आईएएस देकर आप बीट नहीं कर पाए, आप कामयाब नहीं हो पाए, तब भी आप नारायणा में थे? जी जी बिल्कुल। मैं तो जो एटमॉस्फेयर होता है जहाँ आप रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप फेल हो जाते हैं, जब आप डिसहार्टेंड हो जाते हैं। तो क्योंकि नारायणा कोचिंग एक ऐसा माहौल है जिसमें आप रह रहे थे। जी जी बिल्कुल। यहाँ का स्टाफ भी था, यहाँ के डायरेक्टर्स भी थे, बच्चे भी थे। तो कभी ये सोचा रहा फेल हो गया, बच्चे क्या कहेंगे? अब जो हमारे प्रिंसिपल वो कहेंगे यार अपना तो बीट नहीं कर पा रहे हो, हमारे बच्चों का बीट कराओगे। ये ख्याल कभी आया या ऐसा माहौल कभी लगा कि ऐसा माहौल यहाँ हो सकता है? सर मुझे लगता है कि नारायणा में रह के मैंने तैयारी किया और उसके बाद निकला है, तो कहीं ना कहीं नारायणा के इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है मेरे ऊपर। हो सकता है मैं किसी और जगह होता, किसी और कोचिंग में होता तो नेगेटिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती कि मैं कुछ कर नहीं पाता। तो लोग इतने सपोर्टिव है यहाँ पर, राइट फ्रॉम माई रिपोर्टिंग मैनेजर अप टू द लेवल ऑफ नेशनल एकेडमी गेट, सबको इतने सपोर्टिव है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छे से करो। क्लासेस अगर जा रहे हैं, कुछ अगर डाउनफॉल हो रहा है तो उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो मुझे लगता है कि एक ओवरऑल जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मुझे मिल सकता था नारायणा में मुझे पूरा मिला, और मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अरे ये कहा जाता है कि जब आईएएस का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे होते हैं या फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, तो सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी। अगर आपने गलत सब्जेक्ट चुन लिया जी जी तो फिर आप बीट नहीं कर पाते, एक बड़ा सा हिंड्रेंस वहाँ आपके लिए खड़ा हो जाता है। जी। तो सब्जेक्ट चुनने के लिए क्या आपके टिप्स हैं, जो आने वाले जो बच्चे बनने वाले फॉर्म आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए, जी। उनके लिए क्या टिप देंगे? उनको सब्जेक्ट चुनने के लिए क्या चीज़ देखनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट वो होना चाहिए जिससे आप प्यार करते हो। ओके। क्योंकि इस सब्जेक्ट के साथ आपको 3 साल 4 साल हो सकता है 4 5 6 साल गुजारना है। अगर आप इस वजह से सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो डाउन द लाइन 2-3 साल में मुझे लगता है ऐसा है कि शायद वो इंटीमेसी आप सब्जेक्ट के साथ मेंटेन ना कर पाओ, कहीं ना कहीं वो डिग्रेड हो जाए। मेरे लिए मैथमेटिक्स बहुत स्पेशल सब्जेक्ट है, मैं इसमें अपनी पूरी ज़िंदगी झोंका हुआ हूँ, तो मुझे इस सब्जेक्ट से प्यार था। ओके। फ्रैंकली स्पीकिंग। सो जब भी मैं पढ़ता था मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि इट्स लाइक इट्स माई पास्ट टाइम। हाँ। सो सब्जेक्ट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ चूज एज पर योर इंटरेस्ट। जब आपका इंटरव्यू हुआ, फाइनल इंटरव्यू हुआ जी, तो उसमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जहाँ आप फंसे और कौन सा क्वेश्चन था जो आपके लिए बड़ा आसान सा रहा? क्वेश्चंस वैसे तो बहुत सारे थे जहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। मुझे पूछा गया था कि एक मैम ने पूछा था कि अरण्यक कुछ वर्ड था, अरण्यक रिलेटेड टू झारखंड, सम लिटरेचर सॉर्ट ऑफ थिंग। सो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि वो क्या है, तो मैंने मना कर दिया कि मैम मुझे पता नहीं है। और अगर आसान सवाल की बात करें तो टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए थे, मैथमेटिक्स से सवाल आए थे, और तो वो चूँकि मैं काम भी कर रहा हूँ, मेरा नेचुरल इंटरेस्ट भी है, सो सभी लोग आपको दिक्कत ही नहीं जी थी। जी जी। अच्छा, अब आप फाइनली यू रन आईएएस नाउ, 2 साल के बाद आपकी पहली पोस्टिंग बतौर डीएम होगी। स्टेट कैडर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके दिमाग में आपकी 89 पोजीशन, तो कैडर के लिए बहुत दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए जो आप चाह रहे होंगे। जी जी। तो आप आईएएस चुनेंगे या कुछ और करेंगे, आईएफएस में जाएंगे? दूसरी बात, कौन सा कैडर आप चाहते हैं कि आपको मिले? एक्चुअली होता है कि जो सर्विस प्रेफरेंसेस और जो कार्डर प्रेफरेंसेस है वो इंटरव्यू के पहले ही फिल करा लिया जाता है। सो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अगर आईएएस की जगह कुछ और चूज़ करना चाहूँ तो वो मुझे आईएएस ही मिलेगा। कैडर और कैडर का सर थोड़ा सा ट्रिकी डाइसी सिचुएशन रहता है। अच्छा। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैडर एलोकेशन पॉलिसी है 2017 में जो अपडेट हुई थी, उसमें थोड़ा सा कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा कार्डर आपको एग्जैक्टली वो क्लियर नहीं होता। वो क्लियर अभी नहीं होगा। मतलब आपको झारखंड मिल पाएगा, इसको लेकर बहुत क्लियर आपको है? बहुत क्लैरिटी नहीं है झारखंड, लेकिन आप चाहते होंगे कि जी, आपको होम स्टेट है। एक 2 चीज़ होती है। पहली चीज़, आप आईएएस बनना क्यों चाहते थे? कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ताकत होती है, कुछ कहते हैं शोहरत होती है, कुछ सर्विस करना चाहते हैं। आप क्या चाहते थे? जैसा कि मैंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ में फुलफिलमेंट
खोजता हूँ जहाँ पर मैं दूसरों के काम आ सकूँ। ओके। अगर मेरे वजह से कोई किसी आदमी का दुख कम हो रहा है, खुश हो रहा है, वो उसकी ज़िंदगी आसान हो रही है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ को एक फुलफिलिंग वे में देख पा रहा हूँ। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड मी। ऑल थ्रू आउट द प्रिपरेशन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, मैं हमेशा नेशन के लिए सोचा। एंड दैट इज़ समथिंग विच केप्ट मी मूविंग फॉरवर्ड। अगर मैं खुद के लिए सोच रहा होता तो शायद इतने दिन यहाँ पर नहीं टिक पाता, इस फील्ड में नहीं रह पाता। लेकिन सर स्टील फ्रेम कहा जाता है इसको, थोड़ा सा मैं अलग हट के पूछ रहा हूँ। जी। अब वो स्टील फ्रेम रहा नहीं, बहुत आरोप लगने लगे हैं IAS ऑफिसर्स पर, करप्शन, स्कैम्स, ये सब। जी। कभी होता झुक जाते हैं। तो आप जब UAND की सर्विस, तो सिन्हा जी क्या सोचते हैं कि उनको बतौर IAS कैसे याद रखा जाए, मतलब कैसा आप चाहते हैं? सर IAS का जो मेन रोल है वो ये है कि जो परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके डिसीजंस, उनके प्रोग्राम्स को इफेक्टिवली रन किया जाए। वो तो आपका, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग किसी वजह से गलत ट्रैक पर चले जाते हैं जी, फोर्सिबली, कभी खुद चाहते हुए भी चले जाते हैं कि आप पैसा मिलेगा ये वो जी, वैसा कुछ तो नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहूँगा कि मुझे एज एन ऑनेस्ट ऑफिसर याद रखा जाए। एज एन ऑफिसर जी, बहुत बढ़िया। तो सिन्हा जी थे जो कि IAS बीट कर चुके हैं और 49वीं रैंक आई है UPSC में, और वो चाहते हैं कि जब उनकी सर्विस एंड करे तो उनको एज ऑनेस्ट ऑफिसर याद रखा जाए, और साथ ही वो जब तक सर्विस पे रहे लोगों की खिदमत करते रहे, लोगों की दिक्कतें सॉल्व करते रहे, यानी कि समाज के काम आए। एक बार फिर बहुत मुबारक सिन्हा जी को, और उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर और काबिल IAS बन के दिखाएंगे। फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द एक नए गेस्ट के साथ, एक नए इशू के साथ एक बार फिर आपके यहाँ हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।